हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन। मैं आपका स्वागत करता हूं टॉप जी के क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग 1000 जीके जीएस का प्रश्नों का श्रृंखला का पहला मॉक टेस्ट करने वाले हैं, जो कि दोस्तों एसएससी जीडी के लिए, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये आपके परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों उसका हम लोग फुल एनालिसिस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे, जो कि दोस्तों आने वाले परीक्षा में पूछे जाने की 100% चांस है। तो दोस्तों ये जो वीडियो है हमारी वो सुबह 10 बजे आएगी। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आप लोग 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और यदि हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला अगला हमारा मोटिवेशन कोट है दोस्तों, यदि हर दिन आप उस चीज़ को कीजिए जो आपको डराती है। तो दोस्तों यदि कोई चीज़ आपको डराती है तो अगर इसे आप रोज़ाना करेंगे तो दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, उससे डर चला जाएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों, कई दोस्तों का ये शिकायत रहता है कि सर मैं जीएस पढ़ता हूँ या जीके पढ़ता हूँ तो वो क्या होता है सर, मुझे याद नहीं रहता है, 2 दिनों तक 3 दिनों तक याद रहता है, फिर बाद में भूल जाता है कि इसका क्वेश्चन क्या है, सटीक याद नहीं रहता है। तो दोस्तों इसका एकमात्र यही उपाय है कि दोस्तों आप डेली डेली उसको रिवाइज करते रहें, डेली उसको देखते रहें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, वो आपको रिवाइज होता रहेगा और क्या होगा दोस्तों कि आपको वो कभी भूलेगा नहीं। तो दोस्तों आज हम इस मोटिवेशन कोड के साथ आगे बढ़ेंगे, और दोस्तों ये प्रैक्टिस हम लोग डेली करने वाले हैं, डेली बेसिस पे होगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने तैयारी को मजबूत करते रहिए जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इससे क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को ही मिलेंगे। दोस्तों इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों पीवाईक्यू बेस होंगे, कई क्वेश्चन पीवाईक्यू भी होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एसएससी जीडी या एनटीपीसी सीबीटी 2 से रिलेटेड या रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड क्वेश्चनों को मैं इस प्रैक्टिस सेट में कराने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं हर क्वेश्चन पे 15 सेकंड का टाइम दूंगा। आप इसमें अपना आंसर दीजिएगा और देखते हैं दोस्तों आपका 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, माँ कैंटीन योजना किस राज्य की है या किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये दोस्तों आप लोग इसका आंसर बताएंगे। मैं टाइमर देने जा रहा हूँ 15 सेकंड का, बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों टाइमर समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों जिसने भी इसका आंसर पश्चिम बंगाल दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आंसर है माँ कैंटीन योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा किया गया है। ये दोस्तों ममता बनर्जी जी के द्वारा किया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, जो माँ कैंटीन योजना है वो कहाँ की है दोस्तों, वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य की है। चलिए दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों आपसे ये पूछ सकता है कि इंदिरा रसोई योजना कहाँ का है। तो ये दोस्तों ध्यान आएंगे, इंदिरा रसोई योजना जो है दोस्तों वो राजस्थान का है। अगला है अम्मा कैंटीन योजना, ये कहाँ का है। तो ये दोस्तों ध्यान आएंगे तमिलनाडु का है, जो कि 2013 में स्टार्ट किया गया था। और दोस्तों हाल ही में उद्धव ठाकरे जी ने सी भोजन स्कीम लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है, और ये 2020 में उद्धव ठाकरे जी ने इस योजना की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर देंगे। मैं टाइमर चालू कर रहा हूँ।
तो दोस्तों जिसने भी इसका आंसर लखनऊ लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आंसर क्या है दोस्तों? लखनऊ। तो दोस्तों सीडीबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वो है लखनऊ। तो दोस्तों सीडीबी बैंक का अगर हेड आपसे पूछ दे तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सीडीबी बैंक के जो हेड है वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा। अगला देख लेते हैं दोस्तों अगला। तो दोस्तों सीडीबी बैंक का जो फुल फॉर्म होता है वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सीडीबी का फुल फॉर्म बताइए। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका क्या है? फुल फॉर्म है। और दोस्तों इसका स्थापना भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1930 को की गई थी। और इसके जो हेड हैं या महानिदेशक हैं वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा जी हैं इसके महानिदेशक। तो चलिए दोस्तों अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री विल्लुपुथूर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों जिसने भी इसका आंसर बी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। श्री विल्लुपुथूर टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु में मन्नार नेशनल पार्क है, मधुमलाई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क, या इसी को दोस्तों इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो ये भी दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। गुंडई नेशनल पार्क और मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वेद में चिकित्सा संबंधी औषधियों के बारे में लिखा गया है? तो दोस्तों मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो औषधि के बारे में दिया गया है वो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। ऋग्वेद में दोस्तों औषधि के बारे में दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि जो संगीत जो है दोस्तों, जो सारेगामा वो किस वेद से लिया गया है? तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे, वो दोस्तों सामवेद में है। और दोस्तों एक और बात याद रखेंगे, जो अथर्ववेद है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों परीक्षाओं में कि जादू टोना या भूत का किस वेद में उल्लेख मिलता है? तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अशोक ने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग अभियान किया था? तो ये दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा आप। तो दोस्तों जिसने भी इसका आंसर बी दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। जो अशोक ने कलिंग अभियान किया था वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष किए थे। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कई बार परीक्षाओं में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों महान जो अशोक है वो उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे 269 BC, या कई जगह दोस्तों 268 BC भी दिया रहता है। तो इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर ऑप्शन अगर देगा आपको तो दोस्तों इन दोनों में से कोई एक ही देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। तो दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि अशोक को किसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी या दीक्षा दी, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे उपगुप्त नामक जो भिक्षु था, बौद्ध भिक्षुक, उसी ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। और अगला देख लेते हैं दोस्तों, ये राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा इन्होंने किया था। और 12वें वर्ष दोस्तों यहाँ पे निगलियवा सागर बना लीजिएगा,
मिसप्रिंट हो गया दोस्तों। निगलीवा निगलीवा सागर की यात्रा दोस्तों इन्होंने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में की थी, और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में दोस्तों इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, इससे सीधा सीधा प्रश्न बनता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था, जो वर्तमान में भारत सरकार का हिंदी कैलेंडर है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो शक संवत है दोस्तों वो कनिष्क के द्वारा चलाया गया था, जो कि दोस्तों एक कुषाण वंश के महाप्रतापी शासक थे। तो चलिए दोस्तों इनके बारे में देखते हैं। कनिष्क जो थे वो कुषाण वंश के महान शासक थे। इन्होंने 78 ईस्वी में जो है दोस्तों शक संवत को चलाया था, और कनिष्क ने ही चौथे बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन में कराया था। तो ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि चौथा बौद्ध संगति का आयोजन किसने कराया था। तो ये दोस्तों ध्यान रहेंगे कनिष्क ने कराया था, और जो कनिष्क है दोस्तों वो कुषाण वंश का शासक था। और ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि किस वंश के द्वारा भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो ये दोस्तों ध्यान रहेंगे जो कुषाण वंश थे इनके द्वारा भारी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी दोस्तों, 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जिसने भी ये दिया है उसका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 1857 की जो क्रांति हुई थी वह उसमें कानपुर से जिसने नेतृत्व किया था वो किए थे रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों इनका अन्य नाम भी ध्यान रखेंगे, इनका अन्य नाम तात्या टोपे था। आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। तो तात्या टोपे जी ने जो कानपुर का जो नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में, इन्होंने ही किया था। तो अगर आपसे पूछ ले कि खान बहादुर खान जी ने कहाँ से नेतृत्व किया था, तो ये दोस्तों ध्यान रहेंगे इलाहाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया था। और आपसे पूछ ले लियाकत अली, तो ये दोस्तों ध्यान रहेंगे बरेली से इन्होंने नेतृत्व किया था। और यदि कुंवर सिंह का पूछ रहे तो दोस्तों कुंवर सिंह जी ने जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। आप लोग इन्हें ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले दिल्ली का नेतृत्व यानी कि दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड ने भी, सेकंड इनका दूसरा नाम है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। यदि आपसे लखनऊ का पूछ ले तो लखनऊ से बेगम हजरत महल जी ने नेतृत्व किया था। और झांसी से पूछ ले तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो है वो नेतृत्व किया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर जिसने भी ये दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है दोस्तों वो है किलौआ ज्वालामुखी, जो कि दोस्तों कहाँ पे स्थित है, अमेरिका में स्थित है। अमेरिका में भी दोस्तों कहाँ पे, तो ये दोस्तों ध्यान रहेंगे अमेरिका में हवाई द्वीप पे स्थित है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो किलौआ ज्वालामुखी है वो अमेरिका में हवाई द्वीप पे स्थित है। आप लोग इसको ध्यान देंगे।
और जो ये स्ट्रोम्बोली दिया है दोस्तों, ये क्वेश्चन में पूछ किया जाता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो दोस्तों, इससे क्वेश्चन रिलेटेड ये पूछ लेता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और एटना ज्वालामुखी दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे इटली में स्थित है। और जो बैरन द्वीप ज्वालामुखी है, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे अपने भारत में स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान का निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो आप लोग इसका आंसर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जिसने भी इसका आंसर बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। राफेल विमान का निर्माण डसोल्ट कंपनी ने किया है। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे जो राफेल विमान है वो किस जनरेशन का विमान है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे 4.5 जनरेशन का विमान है। और डसोल्ट कंपनी कहाँ की है दोस्तों, किस देश की है, तो ये दोस्तों ध्यान देंगे जो डसोल्ट कंपनी है वो फ्रांस देश का है। आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों जो राफेल विमान भारत में आया था वो कहाँ पे आया था, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसकी पहली टुकड़ी जो है वो अम्बाला में आया था, अम्बाला हरियाणा में। तो दोस्तों आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। यदि आपसे पूछ ले कि राफेल विमान का पहला टुकड़ी भारत में कहाँ पे आया, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे अम्बाला हरियाणा में आया। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न और बन जाएगा दोस्तों कि राफेल विमान को किस टुकड़ी में सम्मिलित किया गया है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे गोल्डन टुकड़ी में सम्मिलित किया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यदि आपको रतौंधी हुआ है तो डॉक्टर आपको क्या खाने का सलाह देगा। चलिए दोस्तों आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको रतौंधी रोग हुआ है तो डॉक्टर आपको गाजर खाने का सलाह देगा। वो दोस्तों क्यों देगा कि दोस्तों जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग होता है दोस्तों वो होता है रतौंधी रोग होता है। जिससे जो दोस्तों गाजर में जो क्या होता है कि विटामिन ए बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जो डॉक्टर है वो आपको गाजर खाने की सलाह देता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे दे रहे हैं। दोस्तों ये विटामिन दिया गया है और इससे इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो दिया गया है। आप लोग इसको देख लीजिए विटामिन बी की कमी से कौन सी रोग होती है, तो वो दोस्तों ध्यान रहेंगे बेरी रोग होती है। कई बार दोस्तों विटामिन B1 करके दे देता है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। उसका भी आंसर क्या होगा, बेरी ही होगा। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। अगला हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे इसमें क्या होती है दोस्तों, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या हड्डियों का भंगूर हो जाना इस विटामिन की कमी के कारण होता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो विटामिन डी है वो सूर्य के प्रकाश से हमको मिलती है। और नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन ई की कमी के कारण क्या होता है दोस्तों, तो विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन हो जाता है होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे हीमोफीलिया रोग होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालविकाग्न मित्रम किसकी पुस्तक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी कालिदास। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो मालविकाग्निमित्रम जो पुस्तक है वो कालिदास ने लिखी है। चलिए दोस्तों इससे इनसे रिलेटेड और भी पुस्तकों को देख लेते हैं कि कालिदास ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कालिदास जी को कहा जाता है। इनकी अन्य बुक है दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम। ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे ये भी इन्होंने ही लिखा है, ये इनकी पुस्तक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलबरूनी ने लिखी है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है किताब उल हिंद जो है वो अलबरूनी द्वारा लिखी गई है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों रेहला जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों रेहला जो है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। और सी यू की ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे हैन सांग द्वारा लिखी गई है सी यू की, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और किताब उल गजनी ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे फिरदौसी जी के द्वारा किताब उल गजनी लिखी गई है। और एक बात और ध्यान रखेंगे दोस्तों, फिरदौसी की एक और पुस्तक है वो दोस्तों है शाहनामा। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे जो शाहनामा है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे शाहनामा जो है वो फिरदौसी की पुस्तक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के पास भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश लाने का अधिकार होता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 213 के तहत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद जो 123 है इसके तहत दोस्तों प्रेसिडेंट यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो अध्यादेश इसके तहत जारी करते हैं। और अनुच्छेद 72 से संबंध क्या है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों प्रेसिडेंट के पास क्षमा का अधिकार होता है अनुच्छेद 72 के तहत। यानी कि दोस्तों अगर किसी की फांसी दी गई है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार होता है कि वो उसकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बंगाल विभाजन के विरोध में जो है वो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे जो बंगाल विभाजन हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 1905 में। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वो दोस्तों ध्यान रखेंगे लॉर्ड कर्जन जी थे इस समय गवर्नर जनरल। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो सूरत में अधिवेशन हुआ था 1907 में उसके अध्यक्ष कौन थे। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित नहीं है। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गोदान। जो गोदान है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा नहीं गया है। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों गोदान किसकी रचना है। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा था।
आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये जो सारी पुस्तकें हैं वो किसने लिखी है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है वो 1913 में नोबेल पुरस्कार इन्हें साहित्य के लिए दिया गया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं, आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए नेशन इज मेकिंग पुस्तक किसकी है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ए नेशन इज मेकिंग पुस्तक किसकी है, सत्येंद्रनाथ बनर्जी जी की है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे सत्येंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे। ये भी क्वेश्चन, ये दोस्तों आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता की है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अरावली श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों इसका बहुत लोगों ने आंसर दिया होगा, दिल्ली। तो दोस्तों आप लोग जैसे कूदेंगे ऐसे एग्जामिनर कूदेगा ऐसे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो आपको आता है, एक बात और है दोस्तों कि जो आपको परीक्षा में आता है, आप कॉन्फिडेंस हैं कि हाँ ये सही है, आप उसी क्वेश्चन को कीजिए, बाकी आप लोग उस क्वेश्चन को ना कीजिए जो आपको नहीं आता है। जिससे आपको क्या होगा दोस्तों, अगर आपको निगेटिव मार्किंग आ जाएगी तो इससे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन कीजिए दोस्तों वो आपको आनी चाहिए, अगर आ रही है तभी कीजिए, नहीं तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग जो है आपके सिलेक्शन को बहुत पीछे कर देगी। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो देख लीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है दोस्तों, जो कि क्या होता है कि अरावली श्रेणी जो पर्वत श्रृंखला है इससे होकर नहीं गुजरती है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से गुजरती है। दोस्तों ये देख लेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है और कहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों जानेंगे दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से और गुजरात से गुजरती हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि जो अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है दोस्तों, गुरु शिखर नाम है, और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1722 मीटर है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 1 टेराबाइट में कितना गीगाबाइट होता है, तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि 1 टेराबाइट में दोस्तों 124 गीगाबाइट होता है। चलिए दोस्तों आप लोग इसको यहाँ से देख लेंगे, जो मैं पीडीएफ दूंगा कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज कुमार जी को वर्तमान में बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान रहेंगे। और दोस्तों ध्यान रहेंगे प्रदीप चंद्रन नैयर ये किसके महानिदेशक हैं या हेड है, तो दोस्तों ध्यान रहेंगे ये है असम राइफल के हेड हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे असम राइफल।
और अरुण कुमार मिश्रा जी कौन है, तो ये दोस्तों ध्यान देंगे, अरुण कुमार मिश्रा जी दोस्तों हैं वो भारतीय NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के दोस्तों हेड कौन है, वो दोस्तों ध्यान देंगे अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 6%। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो GDP का कितना परसेंट खर्च इस पे होगा दोस्तों, 6% खर्च होगा। और ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो किस समिति की सिफारिश पर आई है, तो ये दोस्तों ध्यान देंगे कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर जो है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। और दोस्तों ध्यान देंगे, जो 10+2 है इसके स्थान पे क्या कर दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसके स्थान पे 5+3+4 कर दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये राजस्थान के एसआई में पूछा जा चुका है कि 10+2 के स्थान पे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या कर दिया गया है, तो उस पर ऑप्शन एक ये था दोस्तों। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। AP कल्चर का संबंध किससे है, तो आप लोग इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों, AP कल्चर का संबंध जो है दोस्तों वो मधुमक्खी पालन से है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो अंगूर की खेती होती है, अगर पूछ ले कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वो दोस्तों ध्यान रखेंगे विटीकल्चर इसके अध्ययन को कहा जाता है, विटीकल्चर। और दोस्तों हड्डियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे हड्डियों को अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑस्टियोलॉजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सैडल पीक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सैडल पीक है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सैडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो 738 मीटर है। आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि बैरन ज्वालामुखी जो है वो अंडमान निकोबार में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नवेगांव नागहीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों महाराष्ट्र में जो और टाइगर रिजर्व है उसको देख लेते हैं दोस्तों। मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों वो भी ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में है। टाडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में है। और बोर टाइगर रिजर्व दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये भी क्या है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 29 से 30 में जो दिया गया है दोस्तों, संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा किस में है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 से 24 में है। सॉरी दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार किस में है दोस्तों, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 29 से 30 में है। और दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 32 में है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लागू किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 360 में दोस्तों जो क्या है वित्तीय आपात के बारे में दिया गया है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और दोस्तों आपसे पूछ ले कि अनुच्छेद 352 में क्या है, तो ये दोस्तों ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 352 में दोस्तों राष्ट्रीय आपात है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात जो है वो 352 में दिया गया है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, लव यू ऑल।